तो चलिए स्टूडेंट, लेकर आया हूँ एक और नई क्लास और उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी क्लासेस जो हैं वो समझ में आ रही हैं। अभी तक हमने कई सारी क्लासेस कंडक्ट करवा ली है चैनल के अंदर। वीडियो सेक्शन के अंदर जाकर के आप पुरानी जितनी भी क्लासेस हुई हैं वो सब देख सकते हो। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात करी थी, रिएक्टिविटी सीरीज़ को डिटेल में समझा था। और आज की हमारी क्लास का टॉपिक रहने वाला है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बट इस टॉपिक पर चलने से पहले मैं आपको समझाने वाला हूँ आज सबसे पहले प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में। बताया था मैंने आपको, छोटी बड़ी सारी इक्वेशन जब हम मिला देंगे तो लगभग आपके 9-10 इक्वेशन बनती है। उन्हीं में से एक है आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब इसको पहले समझाने का जो फ़ायदा होगा वो थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अच्छे से समझ में आएगी आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है। देखिए, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अ केमिकल रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्यूबल सॉलिड रेजिड्यू। ये जो तीन शब्द हैं, ये तीन बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। इन तीन शब्दों के ऊपर आप थोड़ा सा फोकस करना कि अ केमिकल रिएक्शन, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर एक इनसॉल्यूबल सॉलिड रेजिड्यू जो है वो फॉर्म हो जाएगा, यानी कि वो बन जाएगा एज अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट के तौर पर एक इनसॉल्यूबल सॉलिड रेजिड्यू जिस रिएक्शन में बन जाएगा, उस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कंसीडर करेंगे। अब बच्चे बोलेंगे सर थोड़ा सा हिंदी में समझो कि क्या बोल दिया आपने। तो बेटा इसको इस तरीके से समझो, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है, उस पर्टिकुलर केमिकल इक्वेशन को हम कहेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन बनेगा कि सर ये प्रेसिपिटेट क्या है। तो सबसे पहले तो एक समझो कि प्रेसिपिटेट को शॉर्ट फॉर्म में पीपीटी लिखा जाता है, ठीक है ना, पीपीटी। तो ऐसे मान लो कि जिस रिएक्शन में पीपीटी फॉर्म हो रहा है, जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, उसको हम बोल रहे हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब बात आती है कि सर आखिर ये पीपीटी है क्या, आखिर ये प्रेसिपिटेट है क्या, किसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट, हमें पता कैसे चलेगा कि प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ। ठीक है, तो बेटा प्रेसिपिटेट जो होता है वो क्या होता है, एक सॉलिड होता है, मतलब सॉलिड स्टेट में बनने वाला एक सब्सटेंस है। और उसकी खास बात यह है कि वो सॉलिड तो होगा ही, वो इनसॉल्यूबल भी होगा। इनसॉल्यूबल का मतलब तो सब बच्चे जानते हो, मतलब एक ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ में डिज़ोल्व ना हो, जो इनसॉल्यूबल मतलब जो सॉल्यूबल ना हो, जो मिक्स ना हो सके, एक ऐसा इनसॉल्यूबल सॉलिड जो है वो बन जाएगा एज अ रेजिड्यू। रेजिड्यू का मतलब होता है बेटा अवशेष, बचा रह जाएगा लास्ट में रिएक्शन होने के बाद एज अ न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, बचा रह जाएगा सॉलिड स्टेट में, और ऐसा सॉलिड की जो मिक्स भी नहीं होगा, हम चाहे जितना भी कोशिश कर लें वो मिक्स भी नहीं होगा, वो सॉलिड बचा रह जाएगा एज अ रेजिड्यू की फॉर्म में, उसको हम बोलेंगे प्रेसिपिटेट। सर नहीं समझ में आ रहा अभी भी, तो इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करो। देखिए हमारे पास में दो रिएक्टेंट थे, एक था हमारे पास में PbNO3 जिसको साइंटिफिकली बोलते हैं लेड नाइट्रेट। ठीक है, और आप यहाँ इस चीज़ को थोड़ा सा नोट करना कि ये कौन से स्टेट में है, हमारे पास में एक्वस स्टेट में है। बेटा एक्वस स्टेट को जो कम पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनको बहुत अच्छे से नहीं समझ में आता है, उसको ये मान लो कि ये एक तरीके की लिक्विड स्टेट ही होती है। ठीक है, एक तो हमारे पास में था लेड नाइट्रेट रिएक्टेंट, और जो दूसरा रिएक्टेंट था वो था KI। बेटा इसको बोला जाता है पोटेशियम आयोडाइड। और याद रखना कि ये वाला जो पोटेशियम आयोडाइड जो हमारे पास में रिएक्टेंट है, ये भी कौन से स्टेट में है बेटा, आपके एक्वस स्टेट में ही है। ठीक है, लिक्विड स्टेट में ही है। अब इंटरेस्टिंगली ये दोनों ही सॉल्यूशन जब आप देखोगे लैब के अंदर जा कर के, तो दोनों ही सॉल्यूशन कैसे होते हैं, ये कलरलेस सॉल्यूशन होते हैं, यानी कि इनका कोई भी आइडेंटिफाइड कलर नहीं होता, बिल्कुल पानी के जैसे आपको दिखाई देंगे। किसी बोतल में अगर भर करके आपको दे देंगे तो देखने में बिल्कुल पानी के जैसे ही लगेंगे। कौन कौन, लेड नाइट्रेट है और पोटेशियम आयोडाइड है, दोनों रिएक्टेंट कलरलेस है। अब हमें क्या करवाना है, दोनों के बीच में रिएक्शन करवानी है, तो दोनों को थोड़ा थोड़ा अमाउंट में हम टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लेंगे, बीकर के अंदर ले लेंगे, और दोनों को एक दूसरे के अंदर हम ऐड कर देंगे। जैसे ही दोनों को हम ऐड करेंगे, एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप नोट करोगे। अब ये जो चीज़ है ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक छोटी सी वीडियो की हेल्प से। वीडियो के अंदर आप देखोगे कि एक कॉनिकल फ्लास्क के अंदर हमने ले रखा है पोटेशियम नाइट्रेट को, और दूसरे कॉनिकल फ्लास्क के अंदर हमने ले रखा है पोटेशियम आयोडाइड को। शुरुआत के अंदर दोनों ही सब्सटेंस जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, बिल्कुल पानी के जैसे आपको नज़र आएंगे। बट जैसे ही दोनों को मिलाया जाएगा, मिलाते ही आप देखो कि क्या हो रहा है। आप नोट कर रहे हो कि सर ये तो कलर चेंज हो गया। कलर चेंज होने के बाद में कैसा कलर हो गया, येलो कलर हो गया। सर कलरलेस सॉल्यूशन से क्या हो गया है,
येलो कलर के अंदर कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब रिएक्शन हो गई है, कोई ना कोई नई चीज़ फॉर्म हो गई है। अब ये जो येलो कलर की चीज़ आप देख रहे हो इसको बोला जाता है बेटा आपका लेड आयोडाइड। क्या बोला जाता है? लेड आयोडाइड। इक्वेशन पे चलेंगे तो अभी मैं दिखाऊंगा कि लेड आयोडाइड है। अब ये लेड आयोडाइड बन गया। अब अगर हम इस कॉनिकल फ्लास्क को थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दें, मतलब इसको हिलाएं डुलाएं, मतलब कुछ भी ना करें, इसको छेड़े भी ना, थोड़ी देर के लिए रख करके छोड़ देंगे, तो हम नोट करेंगे कि ये जो येलो कलर्ड सब्सटेंस बना है ना, ये सारा की सारा बॉटम में जा कर के सेटल डाउन हो जाएगा, मतलब बैठ जाएगा नीचे, मिक्स नहीं रह पाएगा, मतलब सॉल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व नहीं रह पाएगा, ये इनसॉल्युबल हो जाएगा, मतलब सेपरेट हो जाएगा, है ना, और बॉटम में नीचे जा कर के बैठ जाएगा। इसी चीज़ को बोला जाता है आपका बेटा प्रेसिपिटेट। इक्वेशन पर देखो, ये जो प्रेसिपिटेट इतनी देर से हम समझाने की मैं कोशिश कर रहा था, ये प्रेसिपिटेट इस तरीके से देखने को मिलता है, ठीक है। और इस पर्टिकुलर इक्वेशन में जो प्रेसिपिटेट बन रहा है ना, उसको साइंटिफिकली हम बोलते हैं लेड आयोडाइड। और याद रखना कि ये लेड आयोडाइड जो है इसका कलर कैसा है? येलो कलर है। सर जैसा आपका पेन चल रहा है ना अभी फ़ोन के अंदर, वैसा कि वैसा कलर हमें देखने को मिलेगा। किसका देखने को? लेड आयोडाइड सब्सटेंस का। अच्छा, एक चीज़ आपने नोट करी होगी कि जो कॉनिकल फ्लास्क के अंदर जब येलो कलर की जो चीज़ थी वो सारी की सारी नीचे जा कर के बैठ गई, तो ऊपर थोड़ा सा लिक्विड रह गया था, कलरलेस लिक्विड था बेटा, वो था आपका KNO3, जिसको साइंटिफिकली बोला जाता है पोटेशियम नाइट्रेट। और यहाँ पर आप मेंशन होते हुए देख रहे हो कि ये एक्वस स्टेट में ही आपको दिखा रखा है। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ अब क्या है? इंटरेस्टिंग चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना, एक नई चीज़ आपको इस इक्वेशन में दिख भी रही होगी, कुछ बच्चों ने दिया भी होगा इसके ऊपर ध्यान। ये एरो मैंने एक अलग लगा रखा है, आज पहली बार देखने को मिला होगा, ये एरो लगा रखा है। ये एरो ही है बेटा जो आपको रिप्रेजेंट करता है प्रेसिपिटेट को, ठीक है। प्रेसिपिटेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एरो लगाते हैं, और या फिर एरो ना भी लगाओ आप तो इसको हम सॉलिड लिख सकते हैं, सॉलिड स्टेट लिख सकते हैं। तो ये है एक तरीके की प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। परफॉर्म कैसे होगी मैंने आपको वीडियो की हेल्प से दिखाया कि परफॉर्म कैसे होगी। इस तरीके से परफॉर्म होगी जो हमें आसानी से विजिबल होगा कि कुछ चीज़ बनी है जो सॉलिड स्टेट में है और जो बॉटम में जाकर के सेटल डाउन हो गई है, रेस्ट ऑफ द सॉल्यूशन से सेपरेट हो गई है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे प्रेसिपिटेट। और प्रेसिपिटेट अगर बन रही है तो उस पूरी रिएक्शन को हम क्या मान लेंगे कि वो एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन परफॉर्म हमने की है जिसमें एक प्रेसिपिटेट बना है। अब बात आई कि सर उसको लिखा कैसे जाएगा? नोटबुक में लिखेंगे तो बताएंगे कैसे कि प्रेसिपिटेट बना है। तो प्रेसिपिटेट लिखने के लिए हम यूज लेते हैं इस एरो का, या फिर आप लिख सकते हो सॉलिड का। अच्छा, कंफ्यूज मत हो जाना कि सर जहाँ जहाँ सॉलिड लिखा है क्या वहाँ वहाँ हर में प्रेसिपिटेट हो रहा है? नहीं, सब में प्रेसिपिटेट नहीं होता। थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो जहाँ पर आपको एक्वस सॉल्यूशन में एक्वस सॉल्यूशन को मिक्स करवाया जाएगा और फिर अगर इक्वेशन के आगे सॉलिड स्टेट बन रहा है तो उस पर्टिकुलर इक्वेशन को ही हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कंसीडर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन शायद समझ में आई होगी। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, एक ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, पीपीटी फॉर्म होता है, उस रिएक्शन को बोला जाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और पीपीटी होता क्या है? पीपीटी होता है आपका इनसॉल्युबल सॉलिड रेजिड्यू, जो कि बॉटम में जाकर के बैठ जाता है, सेटल डाउन हो जाता है, रेस्ट ऑफ द सॉल्यूशन से अलग हो जाता है, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आया समझ में? ठीक है, इसको लिखने का तरीका भी मैंने आपको यहाँ से समझा दिया। अब हम चलते हैं आज का जो हमारा क्लास का मेन टॉपिक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके ऊपर और समझने की कोशिश करते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आखिर क्या है। बट याद रखना, भूल मत जाना कि प्रेसिपिटेट रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा है। इनसॉल्युबल सॉलिड रेजिड्यू, वो 3 शब्द याद रखना, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन पे भी बाद में चलेंगे। सबसे पहले चलते हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। उसमें बेटा मैंने डिस्प्लेसमेंट वर्ड का मतलब बताया था कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है पोजीशन को चेंज करना। क्या मतलब बताया था मैंने? पोजीशन को चेंज करना। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पोजीशन को कौन चेंज करता था? याद करो, रिकॉल करो कि पोजीशन को चेंज कौन करता था? सर एलिमेंट करता था। कौन करता था? एलिमेंट करता था। एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट जो होता था वो एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता था, उसकी जगह पर आकर के खुद बैठ जाता था। और याद करने का मैंने तरीका बताया था कि एक पावरफुल बंदा हमेशा एक कमज़ोर बंदे को हटा देगा अपनी जगह से। तो एक मोर पावरफुल एलिमेंट एक लेस पावरफुल एलिमेंट की पोजीशन को डिस्प्लेस कर देता था। याद आ रहा है आपको? डिस्प्लेसमेंट का मतलब याद आ रहा होगा, शायद आपने लास्ट क्लास अगर देखी है तब।
ठीक है, नहीं देखी तो मैं रिकमेंड करूँगा कि एक बार उस क्लास को देख लेना ताकि बाकी सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मैंने मतलब वापस से आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब था कि पोजीशन को चेंज कर देना और एक एलिमेंट, एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट आकर के एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट की जब पोजीशन चेंज कर देगा तो उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर भी बेटा पोजीशन ही चेंज की जाती है और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर 2 बार पोजीशन चेंज होती है। कितनी बार होती है? 2 बार। डबल का मतलब हो गया 2 टाइम्स। कितने बार? 2 टाइम्स। तो यहाँ पर 2 बार ऐसी ही पोजीशन चेंज होते हुए आपको देखने को मिलेगी। बट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि इस बार आपके एलिमेंट्स पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे, इस बार आपके आयंस जो होंगे वो पोजीशन को चेंज करेंगे। आयंस जो होंगे वो पोजीशन को चेंज करेंगे। उम्मीद इतनी करते हुए चल रहा हूँ बेटा आपसे कि एलिमेंट्स और आयंस में आपको डिफरेंस अच्छे से क्लियर है। एटम क्या होता है और आयन क्या होता है, ठीक है, इन दोनों में आपको डिफरेंस अच्छे से क्लियर है क्योंकि ये सारी की सारी आपके 9th क्लास की चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पर हमें 2 बार पोजीशन चेंज होते हुए देखने को मिलेगी और पोजीशन चेंज करने वाले कौन होंगे बेटा? आपके आयंस ही होंगे। अब चलते हैं डेफिनेशन पे। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अ केमिकल रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट आयंस और group of ions mutually exchange their position, that particular chemical equation is said to be डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हिंदी में समझा देता हूँ कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें आयंस या फिर ग्रुप ऑफ आयंस म्यूचुअली एक दूसरे की जगह को एक्सचेंज कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जनरल इक्वेशन से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास में 2 रिएक्टेंट थे, एक को हमने रिप्रेजेंट कर रखा है AB से, दूसरे को रिप्रेजेंट कर रखा है CD से। अब थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलना कि ये जो AB है इसमें A अपने आप में एक आयन है और B अपने आप में एक आयन है। वो पॉली एटॉमिक आयन भी हो सकते हैं, मोनो एटॉमिक आयन भी हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ आयन भी हो सकते हैं या फिर सिंगल आयन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये AB क्या है? आयन है, और ये CD भी क्या है? आयन है, यानी कि टोटल 4 आयन्स इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास में है। A, B, C, D ऐसे करके 4 आयन हैं। अब जब हम इन दोनों कंपाउंड को आपस में रिएक्ट करवाएंगे तो हमें देखने को ये मिलेगा कि ये जो C था ना, ये C उठ करके B के पास में आ जाएगा और A जो था वो B से अलग होकर के D के पास में चला जाएगा, यानी कि ये अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर लेंगे। C बोलेगा कि भाई मैं तो A की जगह जाऊंगा और A बोलेगा कि मैं C की जगह जाऊंगा। तो इस तरीके को बोलते हैं म्यूचुअल एक्सचेंज करना। तो डेफिनेशन में मैंने ये लिख रखा है। अब इस चीज़ को आप जनरल इक्वेशन से नहीं समझ पाओगे, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप इस चीज़ को तो छोड़ सकते हो, जनरल इक्वेशन जस्ट याद कर लेना, अच्छे से आपको समझ में आएगा एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल से समझते हैं इस पूरी चीज़ को। देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है Na2SO4 जिसको बोलते हैं आपका सोडियम सल्फेट, और एक लिख रखा है मैंने BaCl2 जिसको बोलते हैं बैरियम क्लोराइड। अब इस सारी चीज़ को आप रिलेट कर सकते हो ABCD से। कैसे? जैसे मान लो Na2SO4 लिखा है, उसमें सोडियम यानी कि Na के जो आपके आयन है उसको आप A मान सकते हो और सल्फेट का जो आयन है उसको आप B मान सकते हो। तो सोडियम और सल्फेट दोनों मिलकर के इन दोनों ने क्या बना लिया है? AB, जो कि आपका फर्स्ट रिएक्टेंट है। इसी तरीके से Ba जो है बेटा वो बोलते हैं बैरियम को, और Cl जो है वो Cl2 जो है बेसिकली क्लोरीन से बना हुआ एक आयन होता है जिसको क्लोराइड बोला जाता है। तो यहाँ पर भी आप Ba को मान सकते हो C, और जो आपका क्लोराइड है उसको मान सकते हो D। अब C और D ने भी आपस में मिलकर के कंपाउंड बना रखा है CD। तो समझ में आया कि ABCD क्या है? ABCD क्या है? आपके 2 रिएक्टेंट है, पहला है आपका सोडियम सल्फेट और दूसरा है आपका बैरियम क्लोराइड। समझ में आ रहा है? अच्छा सर अब क्या होगा? सर अब हम दोनों को रिएक्ट करवा देंगे, ठीक है, दोनों को क्या करवा देंगे? रिएक्ट करवा देंगे। तो आप नोट करोगे कि जो Ba था ना, जो किसी ज़माने में क्लोरीन के साथ रहा करता था, ये Ba क्लोरीन से सेपरेट होकर के कहाँ चला जाएगा? सल्फेट के पास चला जाएगा, Na की जगह चला जाएगा। और ये जो सोडियम था ना, जो सल्फेट के साथ रहा करता था, वो क्या बोलेगा कि भाई तू अगर मेरी जगह है तो मैं तेरी जगह चला जाता हूँ, तो वो चला जाएगा आपका बैरियम की जगह पर। तो इधर देखो रिएक्टेंट वाली साइड में देखो, सल्फेट के साथ में कौन आ गया है? बैरियम, और Cl यानी कि क्लोरीन के साथ में कौन आ गया है? सोडियम। तो हुआ क्या यहाँ पर? एक्चुअल में क्या देखने को मिला हमें? हमें ये देखने को मिला कि जो सोडियम आयन था और जो आपका
बैरियम आयन था, इन दोनों ने आपस में म्यूचुअल एक्सचेंज कर लिया अपनी पोजीशन का। क्या कर लिया? म्यूचुअल एक्सचेंज कर लिया, आपस में संधि कर लिया, आपस में इन्होंने सेटलमेंट कर लिया और बोला कि भाई तू मेरी जगह आ जा, मैं तेरी जगह चला जाता हूँ। तो इस तरीके का जब आयोनिक मोमेंट हमें किसी रिएक्शन के अंदर देखने को मिलता है, जहाँ पर आयंस अपनी पोजीशन को म्यूचुअली एक्सचेंज कर लेते हैं, एक दूसरे से अदला बदली कर लेते हैं, उस पर्टिकुलर इक्वेशन को कहा जाता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी रिएक्शन आपको समझ में आई होगी। एक एग्जांपल मैंने डिस्कस किया है, अभी 3 एग्जांपल और मैं डिस्कस करूँगा। बुक के अंदर आपको 2 एग्जांपल देखने को मिलेंगे, बाकी यहाँ पर मैं 4 एग्जांपल लेकर के आया हूँ। चारों ही एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है और आप नोट डाउन कर सकते हो नोट से, ठीक है। देखिए फर्स्ट इक्वेशन आपको समझा दी, सेकेंड इक्वेशन को अगेन समझने की कोशिश करेंगे। के बी आर बोलते हैं बेटा, के तो रिप्रेजेंट करता है पोटेशियम को, बी आर होता है ब्रोमीन के लिए, तो के बी आर मिलकर के बनाता है आपका पोटेशियम ब्रोमाइड। AgNO3 इसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। तो हमारे पास में इनिशियली 2 रिएक्टेंट है, एक है आपका KBr और दूसरा है आपका AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम ब्रोमाइड। अगेन यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि जो Ag है और जो K है ये अपनी पोजीशन को म्यूचुअली एक्सचेंज करेंगे। Ag जो है सिल्वर जो है वो पोटेशियम की जगह आ जाएगा और पोटेशियम जो है वो सिल्वर की जगह चला जाएगा। तो जो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होंगे वो कैसे लिखे जाएंगे? वो होंगे हमारे पोटेशियम नाइट्रेट और सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। रिलेट कर सकते हो, देखो नाइट्रेट के साथ में सिल्वर रहा करता था, ठीक है, नाइट्रेट के साथ में सिल्वर रहा करता था, बट नाइट्रेट के साथ में अब कौन आ गया है? पोटेशियम आ गया है। और ब्रोमीन के साथ में पोटेशियम रहा करता था, बट ब्रोमीन के साथ में अब कौन आ गया है? सिल्वर आ गया है। यानी कि दोनों आयंस ने अपनी पोजीशन को म्यूचुअली एक्सचेंज कर लिया है। अगेन दिस वन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें। अब जो 2 बचे एग्जाम्पल्स हैं, ये जो 2 लास्ट वाली इक्वेशन है, इसके अंदर मैं आपको नोट करवाना चाहूँगा फिजिकल स्टेट पर। फिजिकल स्टेट देखना इस बार, जैसे लेड नाइट्रेट था हमारा फर्स्ट रिएक्टेंट, इसकी फिजिकल स्टेट देखो, यहाँ मैंने लिख रखा है एक्वस, ठीक है, इसको मान लेते हैं एक बार कि लिक्विड ही है ये, ठीक है। और दूसरा जो रिएक्टेंट था पोटेशियम आयोडाइड था, उसको हमने माना एक्वस, यानी कि ये भी एक लिक्विड ही है ना। अब दोनों लिक्विड्स को जब हमने आपस में मिलाया तो आगे क्या देखने को मिल रहा है आपको? ये एरो देखने को मिल रहा है। और अब याद करो कि ये एरो क्या रिप्रेजेंट करता था? ये एरो क्या रिप्रेजेंट करता था? सर ये एरो तो आपने बताया था कि पीपीटी को रिप्रेजेंट करता था। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब इन दोनों लिक्विड को हमने मिला दिया तो हमें क्या देखने को मिला? एक प्रेसिपिटेट देखने को मिला। इसका साइंटिफिक नाम पर्टिकुलर दिस इक्वेशन में क्या होगा? लेड आयोडाइड होगा। और बेटा इस इक्वेशन को ढंग से देखोगे ना तो ये वही एग्जाम्पल है जो मैंने आपको प्रेसिपिटेट रिएक्शन में थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। तो क्या आप बता सकते हो कि जो लेड आयोडाइड हमारा बनेगा इसका कलर क्या होगा? सर बिल्कुल जैसा आपके पेन का कलर है बिल्कुल वैसा ही कलर लेड आयोडाइड का भी होगा। तो यहाँ हमने देखा कि येलो प्रेसिपिटेट बनेगा। अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ येलो प्रेसिपिटेट वी गेट पोटेशियम नाइट्रेट, हमें पोटेशियम नाइट्रेट भी मिलेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका KNO3। इसको हम अगेन एक्वस से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो एक चीज़ आप नोट करोगे, अब दिमाग में आपके क्वेश्चन बनेगा कि सर हम तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल्स पढ़ रहे थे और इसी में आपने बीच में ही डाल दिया प्रेसिपिटेट रिएक्शन का एग्जांपल। यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि देखने को ये मिलता है बेटा प्रैक्टिकली कि मोस्ट ऑफ द केसेस में इवन 99% जितनी भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं वो सारी की सारी प्रेसिपिटेट रिएक्शन ही होती हैं, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं और ये आपको आसानी भी होगी, सुनने में अच्छा भी लगेगा कि अगर आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल याद करोगे तो उन सारे इक्वेशन को आप प्रेसिपिटेट रिएक्शन में भी लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आया कि मैंने क्यों आपको प्रेसिपिटेट रिएक्शन पहले बताई थी? इसलिए बताई थी कि प्रेसिपिटेट रिएक्शन को जब आप अच्छे से समझ जाओगे तो उसको कोरिलेट कर पाओगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। और आप थोड़ी देर के लिए अगर मैं दोनों इक्वेशन, ऊपर वाली जो 2 इक्वेशन मैंने समझाई थी उसको अगर दोबारा से मैं दिखवाऊँ आपको, और अगर आपने ध्यान दिया होगा उन इक्वेशन को मैं जब बता रहा था उस टाइम पर, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आप नोट करोगे कि दोनों में यहाँ पर भी मैंने एरो लगा रखा था और मैंने यहाँ पर भी एरो लगा रखा था। तो कहने का मतलब है कि जो बैरियम सल्फेट फॉर्म हुआ था वो एज अ पीपीटी ही फॉर्म हुआ था, वो प्रेसिपिटेट ही बना था। और इस इक्वेशन में जो सेकंड इक्वेशन थी उसमें जो सिल्वर ब्रोमाइड हमारा बना था वो भी आपका एज अ प्रेसिपिटेट ही फॉर्म हुआ था।
तो ये वाला हो एग्जाम्पल, चाहे ये एग्जाम्पल हो, चाहे आपका थर्ड वाला एग्जाम्पल हो, ये सारे के सारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के भी एग्जाम्पल हैं और साथ ही साथ में आपका प्रेसिपिटेट रिएक्शन के भी एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, ये मत बोल देना, मैं फिर डिस्क्लेमर के तौर पर, नोट के तौर पर आपको बता देना चाहता हूँ कि मोस्ट ऑफ द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपका प्रेसिपिटेट होती है। सारी की सारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जरूरी नहीं है कि प्रेसिपिटेट ही होगी, ठीक है। ये वरना कमेंट करने लग जाओगे कि सर एक ऐसी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपने ऐसे कैसे प्रेसिपिटेट बता दी, ये तो हो ही नहीं रही है। तो ज़्यादातर केस में हमें ये देखने को मिलता है कि लगभग जितनी भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है वो प्रेसिपिटेट होती है, सारी नहीं होती है। लास्ट इक्वेशन बच रही है, ये और कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर आप देख रहे हो PbNO3 जिसको बोला जाता है आपका लेड नाइट्रेट, एक्वस स्टेट में रहता है। सोडियम सल्फेट है, एक्वस स्टेट में है। दो एक्वस सॉल्यूशन को जब आप मिलाओगे तो एक सॉलिड स्टेट जो है वो फॉर्म होगी, यानी कि प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। और जो प्रेसिपिटेट होगा उसको साइंटिफिकली इस इक्वेशन में बोला जाएगा आपका लेड सल्फेट, PbSO4। और लेड सल्फेट के साथ साथ में दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आपका सोडियम नाइट्रेट, जिसको लिखा जाएगा एक्वस स्टेट में। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब दो एक्वस स्टेट मिलती हैं तो उसके बाद में अगर एक सॉलिड और एक एक्वस इस तरीके से अगर बन रहा है ना, फिजिकल स्टेट अगर इस तरीके से बन रही है, तो उस पर्टिकुलर इक्वेशन को आप क्या बोलोगे कि वो सारी इक्वेशन कौन सी होगी, आपकी प्रेसिपिटेट रिएक्शन होगी। ये तरीका बता रहा हूँ मैं कि इक्वेशन अगर मान लो आपको देती है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है या नहीं है, तो इस चीज़ को नोट करना। क्या नोट करना कि आपको दिया हुआ आएगा कि जो रिएक्टेंट होगा वो एक्वस स्टेट में होगा, दोनों रिएक्टेंट एक्वस स्टेट में होंगे, और जो प्रोडक्ट बनेंगे वो उनमें से एक तो होगा सॉलिड स्टेट में और दूसरा होगा एक्वस स्टेट में। अगर ये पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है ना, रिएक्टेंट प्रोडक्ट का ये पैटर्न, एक्वस एक्वस, दो रिएक्टेंट एक्वस स्टेट में है और प्रोडक्ट में दो प्रोडक्ट ही बनेंगे, उनमें से एक प्रोडक्ट सॉलिड में होगा, एक एक्वस में होगा। अगर ये पैटर्न दिखने को मिल रहा है तो उस इक्वेशन को हम आइडेंटिफाई करेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से, और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगी तो वो आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होगी। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास जो है वो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी।